नमस्कार दोस्तों, कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। उसमें हम जो हिंदी भाषा की संविधान में स्थिति है, यानी संविधान में हिंदी भाषा को किन किन अनुच्छेदों में स्थान दिया गया है और किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के बारे में क्या प्रावधान है, वो हम पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, हमने अनुच्छेद 346 तक पढ़ लिया था, यानी 343 से अनुच्छेद से लेकर 346 तक हमने 3-4 अनुच्छेद हमने पढ़ लिए थे। और 346 अनुच्छेद में हमने पढ़ा था कि राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था, क, ख और ग, वो किस आधार पर बांटा गया था। आज हम अगला अनुच्छेद 347 पढ़ेंगे, भाग 17 में जो मिलता है हिंदी भाषा के बारे में। संविधान में भाग 17 में 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक वर्णित है, यानी प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम देखेंगे 347 अनुच्छेद में क्या है, भाषाओं की मान्यता का प्रावधान है, यानी किन किन भाषाओं को संविधान में मान्यता दी जाएगी उसका प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत जन समुदाय की मांग पर भारत सरकार यानी संसद उनकी भाषा को मान्यता प्रदान कर सकती है। इस प्रावधान के अनुसार स्वीकृत भाषा व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर ली जाती है, यानी उस भाषा के बारे में अगर लोगों की मांग होती है कि इस भाषा को संविधान में शामिल किया जाए। उस भाषा को बोलने वाले बहुत अधिक हैं, जैसे कि हमारी जो राजस्थानी भाषा है, इसके लिए भी लोग प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दिलाने के लिए। तो वैसे ही लोगों के समुदाय की मांग पर और 8वीं अनुसूची में उसको स्थान दिया जाता है। इस अनुच्छेद के तहत अब तक 22 भाषाएँ 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अब 22 भाषाएं हमारे संविधान में शामिल है 8वीं अनुसूची में। और संविधान निर्माण के समय कितनी भाषाएं शामिल थी? 14 भाषाएं शामिल थी, यानी संविधान का निर्माण हुआ उस समय 14 भाषाएं शामिल थी। उसके बाद बढ़कर ये कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं शामिल हो गई हैं। तो वो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, असमिया, बंगला और उड़िया। एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है साथियों, अंग्रेजी भाषा का हमारे संविधान में यानी 8वीं अनुसूची में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, किसी भी रूप में उसको स्वीकार नहीं किया गया है। कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि अंग्रेजी को हर जगह स्थान दिया गया है, जैसे कि द्विभाषी भाषा के रूप में अपनाया जाता है। राजकाज के कार्य में भी जो उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वहाँ भी अंग्रेजी को स्थान दिया गया है। सारा कार्य हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी होता है। तो हमारे कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि इसको अंग्रेजी को भी शामिल कर रखा होगा, लेकिन हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में अंग्रेजी को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी, उसके बाद कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये इस बारे में हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में। उसके तहत एक सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल कर दिया। 14 पहले थी, फिर 15वीं के रूप में सिंधी को शामिल किया गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसके अनुसार 3 भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये NMK मैंने ऐसे सूत्र बना रखा है, 3 भाषाओं को शामिल किया गया। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। उसके अनुसार 4 भाषाओं को शामिल किया गया, बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, BSDM। ये मैंने सूत्र बना रखा था ऐसे, B से बोडो, S से संथाली, D से डोगरी और M से मैथिली, BSDM। NMK ये यानी पहले एक भाषा को जोड़ा गया 1967 में, फिर 3 को जोड़ा गया 1992 में और फिर 2003 में 4 को जोड़ा गया। अब इस प्रकार से कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22 भाषाएं हमारे संविधान में शामिल हो गई हैं। तो भाषाओं से संबंधित कौन सा अनुच्छेद हो गया, यानी जिसके तहत किसी भी भाषा को संविधान में शामिल किया जाता है, तो वो अनुच्छेद हो गया 347। ये सारे के सारे अनुच्छेद किससे तहत है? कुछ शब्दों का हेरफेर करके इन अनुच्छेदों में से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये जितने भी 11 अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में शामिल भाषा से संबंधित, इन 11 अनुच्छेदों को आपको अच्छे से याद करना है। अगला अनुच्छेद है 348 भाग 17, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा का प्रावधान है, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो भाषा है उसका प्रावधान अनुच्छेद 348 में किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश व फैसलों तथा संसद एवं विधानमंडलों द्वारा पारित किए जाने वाले अधिनियमों व विधेयकों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा जाएगा, लेकिन दोनों भाषाओं में विरोधाभास होने पर अंग्रेजी को सही माना जाएगा। यानी जितने भी सरकारी फैसले होते हैं, नियम होते हैं, चाहे वो संसद के हों
चाहे वो विधानमंडलों के हों, चाहे वो उच्च न्यायालय के हों, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के हों, सभी के सभी फैसले हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पारित किए जाते हैं, दोनों में निकाले जाते हैं। अगर दोनों भाषाओं में कभी विवाद हो जाता है तो फिर अंग्रेजी को प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषा का प्रावधान अनुच्छेद 348 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 349, भाषाओं से संबंधित विधियां अधिनियमित करने का प्रावधान। यानी भाषा से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे, जितने भी विधि बनाई जाएंगी, उनको अधिनियमित करने का प्रावधान अनुच्छेद 349 में है। फिर है अनुच्छेद 350, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। यानी जिस भाषा को बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, कम हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 350 में। फिर अनुच्छेद 351 भाग 17, हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों का प्रावधान। यानी सरकार समय समय पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी करती है, उसका प्रावधान है अनुच्छेद 351 में। एक बार प्रश्न आया था, समन्वित व संस्कृति को बढ़ावा देना भाषा के तहत किस अनुच्छेद में दिया गया है ये, तो ऐसे मैंने ऊपर लिख लिया है। इसको प्रश्न को ऐसे घुमा के दे देते हैं, जैसे हम तो ये याद रखते हैं कि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे, लेकिन इन्होंने प्रश्न ऐसे पूछ लिया, समन्वित संस्कृति को बढ़ावा देना किस अनुच्छेद में है। तो समन्वित संस्कृति का मतलब हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, तो ये अनुच्छेद 351 में शामिल है। फिर मैंने सूत्र बना रखा है, ये राजभाषा आयोग राज्यों की संपर्क भाषा को मान्यता प्रदान करेगा और विधि बनाकर अल्पसंख्यकों का विकास करेगा। इसमें 9 के 9 अनुच्छेद आ गए साथियों। राजभाषा पहला अनुच्छेद है, तो पहले अनुच्छेद में 343 में राजभाषा आयोग का, राजभाषा का प्रावधान है। हमारी राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी। फिर 344 में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है। 345 में राज्यों की भाषा का उल्लेख है। 346 में आपस में संपर्क भाषा का उल्लेख है, यानी जिसके तहत 3 राज्य की श्रेणी बनाई गई थी। और मान्यता से संबंधित अनुच्छेद है, वो हमने पढ़ा है अभी 347 है, भाषा को मान्यता देने से संबंधित। और कोर्ट, यहाँ बीच में कोर्ट आएगा, कोर्ट विधि बनाकर, तो कोर्ट की भाषा है न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा 348 में है। विधि बनाकर तो विधियों का प्रावधान 349 में है। और अल्पसंख्यकों की भाषा 350 में है। और विकास यानी हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रावधान का 351 में है। तो ये मैंने सूत्र बना रखा है। इस सूत्र के माध्यम से आप 11 के 11 अनुच्छेद, 9 के 9 अनुच्छेद आप याद कर सकते हो। 2 तो वो अलग रह गए। राजभाषा आयोग राज्यों की संपर्क भाषा को मान्यता प्रदान करेगा और कोर्ट विधि बनाकर अल्पसंख्यकों का विकास करेगा। ये मैंने सूत्र बना रखा है 9 के 9 अनुच्छेदों के लिए। इसमें इन्हीं सूत्रों में प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में है, तो ये आप देख सकते हो। अब इससे आगे है खड़ी बोली हिंदी की लेखन शैली, यानी किस किस शैली में खड़ी बोली हिंदी को लिखा जाता है। खड़ी बोली के लिए निम्न शैलियों का प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तानी शैली, जब हिंदी भाषा में आम बोलचाल के सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे हिंदुस्तानी शैली कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं इसी शैली में लिखी गई, यानी ये हिंदी भाषा के लेखन की अलग अलग शैलियाँ हैं। हिंदुस्तानी शैली, फिर है आर्य भाषा या साहित्यिक भाषा शैली। हिंदी भाषा में जब संस्कृत के कठिन शब्दों का अत्यधिक प्रयोग कर दिया जाता है तो वह साहित्यिक शैली कहलाती है, यानी साहित्य को लिखने के लिए ज़्यादातर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब वह शैली साहित्यिक शैली कहलाती है। जयशंकर प्रसाद व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं इसी शैली में लिखी गई, यानी उन्होंने तत्सम शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया है। फिर है उर्दू शैली, जब हिंदी भाषा में अरबी फारसी भाषा के कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे उर्दू शैली कहते हैं। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शाही शिविर या खेमा। ऐसे मैंने उर्दू शब्द किस भाषा का लिख रखा है, ऐसे ही नोट डाल के। तुर्की भाषा का शब्द है, लेकिन उर्दू शैली है जब अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग मिलता है जिस भी लेखन शैली में बहुतायात में, वो उर्दू शैली कहलाती है। फिर है 1837 ईस्वी में उर्दू को अदालतों की अनिवार्य भाषा घोषित कर दिया गया था। तब ये हिंदी और उर्दू विवाद भी चला था, इसको अदालतों की भाषा घोषित किया गया तब 1837 में। इसके बाद है हिंदी के लिए प्रचलित शब्द, यानी हिंदी भाषा के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है। तो एक तो है रेखता। मध्यकाल में जब हिंदी साहित्य में अरबी फारसी भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग होता था तो उस काव्य भाषा को रेखता कहा जाता था। इसके बाद है इंदुई, इंदवी, देहलवी जबान ए हिंदी। मध्यकाल में जिस रचना या बोली में अरबी फारसी के शब्दों का नितांत अभाव पाया जाता था एवं संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया जाता था तो उस काव्य को इंदुई, इंदवी, देहलवी जबान हिंदी के नाम से जाना जाता था। जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग होता था वो तो रेखता कहलाती थी हिंदी की लेखन शैली। और जिसमें
अरबी फारसी के शब्दों का नितांत अभाव पाया जाता था, जिसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग नहीं होता था, संस्कृत के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता था, वो कहलाती थी इंदुई, इंदवी या देहलवी। फिर अगला जो है शब्द है हिंदी के लिए प्रचलित बाखा। ये शब्द भाषा से ही उत्पन्न हुआ है और इसका प्रयोग हिंदी भाषा के लिए किया जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी लल्लूलाल और सदल मिश्र को इसी कारण बाखा मुंशी कहा जाता था। अगला है दक्षिणी। मध्यकाल में दक्षिण क्षेत्र के मुसलमान कवियों के द्वारा काव्य भाषा में जिस प्रारंभिक हिंदी का प्रयोग किया जाता था उसे ही दक्षिणी कहा गया। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज की रचना मिराजुल आस्किन इस शैली की प्रथम रचना मानी जाती है। दक्षिणी भी यानी एक प्रकार की शैली थी हिंदी को लिखने की। अगला है विशेष तथ्य है कुछ। मुख्यतः 17वीं 18वीं शताब्दी में हिंदी भाषा के लिए केवल हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया जाता था। हिंदुस्तानी के भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला श्रेय स्वामी प्राणनाथ को दिया जाता है। यानी हिंदुस्तानी भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी प्राणनाथ ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी विभाग को प्रारंभ में हिंदुस्तानी विभाग के नाम से जाना जाता है। हिंदी का विभाग था उसको हिंदुस्तानी विभाग कहा जाता था। अगला है जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के पहले प्रोफेसर बनाए गए थे। हिंदुस्तानी जो जॉन फोर्ट विलियम कॉलेज जो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था उसके पहले हिंदी के प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट बनाए गए जो एक अंग्रेज थे। इस कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग को हिंदी विभाग के नाम से परिवर्तित कराने का श्रेय कॉलेज के चौथे व अंतिम प्रोफेसर विलियम प्राइस को दिया जाता है। जो हिंदुस्तानी विभाग कहलाता था उसको हिंदी विभाग का नाम विलियम प्राइस के द्वारा दिया गया। हिंदी भाषा के लिए खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुंशी लल्लूलाल ने अपने ग्रंथ प्रेम सागर की भूमिका में किया था। ये बात याद रखने योग्य है कि हिंदी भाषा के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है तो प्रेम सागर में, और किसके द्वारा? लल्लूलाल के द्वारा किया गया। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1424 ईस्वी में सरफुद्दीन यजदी द्वारा अपने ग्रंथ जफरनामा में किया गया था। यानी भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का, और यहाँ खड़ी बोली शब्द की बात है तो खड़ी बोली का तो लल्लूलाल ने किया था प्रेम सागर की भूमिका में, और भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1424 ईस्वी में सरफुद्दीन यजदी ने जफरनामा में किया था। वर्तमान में भारत में हिंदी के प्रयोग की समीक्षा करने वाली सर्वोच्च समिति केंद्रीय हिंदी समिति मानी जाती है। इस समिति का गठन 1967 ईस्वी में किया गया। भारत का प्रधानमंत्री इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में द्विभाषी भाषा के प्रयोग की शुरुआत 26 जून 1965 ईस्वी से मानी जाती है, क्योंकि 15 साल बाद ये पहले तो 15 साल की शर्त रखी थी कि अंग्रेजी भाषा को 15 साल के लिए प्रयोग किया जाएगा, लेकिन उसके बाद ये हटा दी गई 1965 में। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग संसद द्वारा पारित एक संकल्प प्रस्ताव द्वारा 1968 ईस्वी में किया गया था। इसके आगे है साथियों देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।